बच्चों, कल आपको क्लास में बताया गया था कि जूझ कहानी किस तरह से युवा एक बालक युवा होते बालक की मनोदशा को दर्शाती है कि वो पढ़ने का इच्छुक है, लेकिन पिताजी नहीं चाहते कि वो पढ़ाई करे। तो इस कहानी में आपको बता भी दिया गया था कि जो बालक का पिता है, जिसको वो दादा कहता है, वो देसाई सरकार के यहाँ जाता है और देसाई सरकार उस पर जोर लगाते हैं कि तू ऐसा क्यों करता है। तो वो कई तरह की कमियां उस बालक में बता देता है, बहुत सारे गलतियां बताता है कि ये बालक ठीक नहीं है, इसलिए मैंने इसको रख लिया। तो बच्चा भी अपनी सफाई में, ये आप जो पैराग्राफ देख रहे हैं, बच्चा भी अपनी सफाई में कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने तो जो मूंगफली बेचने वाला जो मेरे ऊपर आरोप लगा है, तो वो तो मैं गोबर बीन के लाया था खेत में से और माँ से कंडे थपवा लिए थे और उनको बेचकर मैंने कपड़े बनवाए थे और उसी समय में सिनेमा गया था। तो झूठ सच मिलाकर के मैंने सारा कुछ उनको बता दिया। अब आता है पृष्ठ संख्या 26 से, आज शुरू करते हैं। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा, ना पास नहीं हुआ है कभी। तो देसाई सरकार कहते हैं उसको कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे से कोई गलती मत करना, जो दादा को ख़राब लगे ऐसा गलती कोई भी मत करना, अब सिर्फ पढ़ाई में मन लगाना। और फिर पूछते हैं कि नापास नहीं हुआ है कभी। नापास का मतलब क्या हो गया बच्चों? फेल। कभी फेल तो नहीं हुआ। ना पास, पास के साथ में ना लगा दिया तो उसका मतलब पास नहीं। ऐसा तो नहीं हुआ कि कभी तो पास ना हुआ हो। तो वो कहता है नहीं जी, यानी मैं फेल नहीं हुआ। पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। और पापा जी ने तो मुझे स्कूल में जाना बंद करा दिया, दादा ने, इसलिए मैं परीक्षा में नहीं बैठ पाया और शायद आगे भी ना बैठ पाऊँ। तो कहते हैं देसाई सरकार, अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। कल से क्या करना तुझे? पाठशाला जाना शुरू करना है। जी कहकर सहमति से मैंने कहा, ठीक है देसाई जी, जो आप कह रहे हैं। मैं उठ खड़ा हुआ और बालक खड़ा हो गया। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, जिस समय वो बाहर निकल रहा है तब वो धीमी आवाज़ में सुनता है कि देसाई सरकार उसके दादा को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या? तो देसाई सरकार प्यार से समझा रहे हैं उसके दादा को कि बच्चा है, बच्चे ऐसे ही तो होते हैं, बढ़ता हुआ बच्चा है, सिनेमा देख लिया तो क्या गलती हो गई, खेलने चला जाता है तो क्या गलती हो गई, इस बात पे उसकी पढ़ाई लिखाई बंद कर रहा है। तो देसाई सरकार कहते हैं, जी आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से। ठीक है, कल से मैं भेज देता हूँ जब आप कह रहे हैं। देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो देखता हूँ कि इस साल सुधर जाएगा क्या। दादा ने मन मार कर कहा। तो खुश नहीं थे मुझे भेजने में, लेकिन प्रेशर किसका था? देसाई सरकार का था, जो आप अभी चित्र में देखेंगे उन देसाई सरकार का प्रेशर था। तो इसलिए वो मन मार के कहते हैं कि ठीक है, जब आप कहते हैं तो बिल्कुल मैं भेजूँगा। इस समय उसका कोई बस नहीं चल रहा था, घर में तो वो सब पे ऐट पड़ता था, लेकिन अब देसाई सरकार के सामने उसकी चल नहीं रही थी। खाना खाते वक्त दादा ने मुझसे वचन ले लिया, पाठशाला 11 बजे होती है। अब वो पापा जी घर आ गए, दादा घर आ गए और आके कहने लगे, ओए स्कूल खुलता है 11 बजे, तेरा दिन निकलते खेत पर हाजिर होना चाहिए, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना, छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना, और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिर लगाना। मंजूर है? तो ये सारी शर्तें दादा ने उस पर थोप दी। क्या क्या शर्तें रखी? वचन ले लिया। शर्तें रखने का मतलब वचन ले लिया कि तेरा स्कूल 11 बजे खुलता है, ठीक है। सुबह ही 11 बजे से पहले तक सुबह ही खेत पे पहुंच जाना, खेत पे हाजिरी लगानी है। 11 बजे तक पाठशाला का समय जब 11 बजे से शुरू होगा तो 11 बजे तक खेत में तुझे पानी चलाना है, खेत पर से ही सीधा स्कूल जाना है। सवेरे आते समय जब तू खेत के लिए आएगा तभी बस्ता लेके आना है। छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर वापस आकर जो हमारे जानवर हैं, गाय भैंस हैं, उनको चराना है। और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो उस दिन स्कूल में एब्सेंट रहना पड़ेगा। बता मंजूर है तुझे? तो लड़का कह देता कि हाँ मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। तो ये आप देख रहे हो देसाई सरकार और वो जो लड़के का दादा है वो नीचे बैठा हुआ है। तो इससे आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा इसमें भेदभाव वाला समय है, और ये वो ज़माना है जब थोड़ा सा जातियों में भेद होता था बहुत ज़्यादा। तो लड़का उधर खड़ा हुआ आपको दिख ही रहा है।
तो ये देसाई सरकार के बाड़े का दृश्य है। अब आगे आइए। तो सारी शर्तें मंजूर कर लेता है, कहता है हाँ खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। ये तो मैं भी समझता हूँ कि अगर खेत में ज़्यादा काम है तो उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहिए मुझे, मैं समझता हूँ इस चीज़ को। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर हैं, मन आनंद से उमड़ रहा था। तो हाँ में हाँ मिलाता चला गया पिताजी के, और मन में बड़ी खुशी थी, बड़ा उत्साह था। तो वो कहता है हाँ इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो ये पढ़ना लिखना किस काम का। पिताजी ने कहा कि अगर ये सारी शर्तें तुझे मंजूर हों, स्वीकार्य हों तो ठीक है, कल से स्कूल जा, और नहीं मंजूर हैं तो फिर पढ़ने लिखने का क्या मतलब। तो लड़का कहता है मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा ना। दादाजी ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं आऊँगा जब आप जैसा कह रहे हो। मैंने मान लिया। और कहता है हाँ यदि नहीं आया किसी दिन तो देख गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे, और यदि किसी दिन तुमने ऐसी अनदेखी करी मेरे इस आदेश की तो देखना फिर तेरा क्या हाल करूँगा। जहाँ भी मिलेगा ना के अंदर। तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है बालिस्टर नहीं होने वाला है तू, मैं जानता हूँ कि तू वकील नहीं बनेगा बड़ा होके। दादा बार बार कुरकुर कर रहा था, यानी बड़बड़ा रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीचे करके खाना खाने लगा, और मैं गर्दन नीचे करके, क्योंकि शाम का समय था ये और खाना खा रहे, डिनर कर रहे थे सब। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। स्कूल जाने का क्रम शुरू हो गया। गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया था। स्कूल का टाइम था सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक। तो लड़का कहता है कि चलो यही सही, कम से कम गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा भूख प्यास आदि से तो छुटकारा मिल गया, और जो काम करने की है, जो खेत में काम करने का समय, कम से कम ये 5-6 घंटे का समय, उसमें से तो बच जाऊंगा। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी, उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। मास्टर जी की जो पिटाई थी वो ज़्यादा अच्छी लगती थी, और मैं उसको अच्छे से सहन करता था। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। जो दिन भर में काम करता था दोपहरी में, अब वो स्कूल में कम से कम छाया में तो रहता था, व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। समय बीतता गया। फिर मैं 5वीं में जाकर बैठने लगा। अब वो 5वीं क्लास में जाके बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। 5वीं नापास की टिप्पणी का मतलब क्या हो गया कि 5वीं में फेल, ये नाम के आगे पहले से ही लिखा हुआ था। वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था, कोई भी मेरी पहचान का नहीं था। सब अजनबी थे मेरे लिए। केवल 2 ही लड़के थे जिनको मैं जानता था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मैं पीछे रह गया था एक क्लास में, पेपर न देने के कारण। तो फेल होना नहीं कह सकते उसको आप, नापास होना नहीं कह सकते। पास नापास का मतलब तो तब होता है जब एग्ज़ाम दिया हो और फेल हुआ हो। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि वो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया था पिछली बार, मास्टर जी ने लिख दिया कि नापास गलती से। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी मेरी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अक्ल का समझता था उन्हीं के साथ अब मुझे बैठना पड़ता था। यह बात कक्षा में पहुंचने पर मुझे समझ में आ गई कि अब मुझे अपने से जूनियर बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा। इसलिए मेरा मन खट्टा हो गया, यानी बड़ा दुख बड़ा कष्ट हुआ। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कापियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी के इंतजार में जैसे बैठा होता है, ठीक उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर यानी पुरानी किताबों को संभाले बैठा था। अब किताबें वही थी पुराने वाली, क्योंकि 5वीं में उसने परीक्षा नहीं दी थी, इसलिए वो उसी क्लास में था। तो पुरानी किताबें संभाले ऐसे बैठा है जैसे कि कोई बस अड्डे पर बस का इंतजार कर रहा हो पोटली ले करके। तो अब वो क्लास में चला जाता है। नई क्लास है। क्लास नई क्या है, क्लास तो वही है, लेकिन उसके साथ के बच्चे तो प्रमोट होकर आगे चले गए, और पिछले वाले जो बच्चे थे 4थी क्लास के वो 5वीं में पहुंच गए। तो कहते हैं क्या नाम है मेहमान। अब उसकी रैगिंग शुरू हो गई। बच्चे की जब नए स्कूल में जाते हैं तो बच्चे दूसरे वाले जो होते हैं परेशान करते हैं, वो चीज़ उसके साथ में शुरू हो गई। क्या नाम है मेहमान, नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो। अरे भाई पहले तो हमारी कक्षा में तू नहीं था, नया मेहमान है क्या, यह गलत कक्षा में आके बैठ गया। ये बात किसने कही,
कक्षा के सबसे ज़्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में ये पूछा। हाँ भाई, क्या बात है, कौन है तू, तो कैसे आ गया इस क्लास में? मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। मैंने खुद अपने कपड़ों की ओर देखा और देखा कि जो ड्रेस यूनिफॉर्म होती है स्कूल की, मैं तो उसमें था ही नहीं। अजनबी सा लग रहा था बिल्कुल मैं। बालूगढ़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती, और क्योंकि खेत में काम करता था और महाराष्ट्र की ये संस्कृति है, तो महाराष्ट्र में जो मिट्टी है वो लाल रंग की रेत जैसी होती है। तो बलुई बालूगढ़ी यानी बलुई, बलुई मतलब जिसमें बालू होता है, बालू मतलब जिसमें रेत होता है, लाल माटी, रेतीली माटी, लाल रंग की। उसमें जो मेरी धोती थी वो मटमैली हो चुकी थी, और गमछा भी मैंने जो पहना हुआ था वो भी मटमैला था। तो लड़कों ने मजाक करनी शुरू कर दी। देखें देखें तुम्हारा गमछा, कहते हुए उसने, एक लड़के ने, चौहान के लड़के ने मेरा गमछा खींच लिया। गया मेरा गमछा। अब मुझे चिंता सताने लगी, अब ये नहीं छोड़ने के इस गमछे को, गया मेरा गमछा। तो पूरी कक्षा में अब इसकी खींचातानी होगी और ये फट जाएगा। मन में यह सोचकर मैं रुआंसा हो गया, रोने लगा मन मन में। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। उतनी ज़्यादा शरारत उन्होंने उस गमछे के साथ में नहीं की। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया, बल्कि क्या किया, फाड़ा नहीं, उसको सिर पे लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतार कर टेबल पर रखा। मास्टर जी जैसे रोज़ गमछा उतार के टेबल पर रखते हैं अपनी, वैसे उसने मास्टर की हूबहू नकल करी और नीचे रख दिया। और फिर सिर पर हाथ फेरते हुए मास्टर की नकल करता है, कहता है श्श, आवाज़ की। इतने में मास्टर जी आ गए। वो मास्टर जी की कॉपी कर रहा था, नकल कर रहा था। मास्टर जी तुरंत आ गए उसी समय, और गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही पड़ा रहा। पहले दिन की इस घटना ने मेरी दिल की धड़कन बढ़ा दी और मेरी छाती में धक धक होने लगी। अब मैं परेशान हो गया, यार ये ऐसे कैसे काम चलेगा इस क्लास में। रणनवरे मास्टर कक्षा में आए, उनका नाम था रणनवरे। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे, किसका गमछा है रे? मेरा है मास्टर। तू कौन है वे? मैं जकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। एग्ज़ाम नहीं दे पाया था, इसलिए मैं इसी कक्षा में रोक दिया गया। मैं पिछली कक्षा का फेलियर। अच्छा, गमछा ले जा पहले, ले उठा अपना गमछा। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने के लिए गया तो कहने लगे, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह, मेरी टेबल पे क्यों छोड़ दिया बे? तो मैंने कहा, मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया है। उस लड़के की ओर इशारा किया। मास्टर जी भी जानते थे बड़ा शरारती है। मास्टर जी कहने लगे, ये चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता रहता है। कहते हुए मास्टर जी उस लड़के की ओर डंडी लेके चले। तो मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की कि मैं कौन हूँ, कौन से गांव का हूँ, बाप का नाम क्या, माँ का नाम क्या, और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। रणनवरे मास्टर क्या पढ़ाने लगे? वामन पंडित की कविता। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अब प्रश्न संख्या 29 कल से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।